हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों क्वेश्चंस करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें बच्चों, आपके हर एग्जाम के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट वर्ड से आप समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनर इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछता है कि क्या जितने पार्ट को एग्जामिनर अंडरलाइन करके दे रहा है। ये देखो बच्चों, एग्जाम में दो टाइप से आते हैं, या तो अंडरलाइन कर दिया जाता है कुछ पार्ट को, या फिर उसको ब्लैक लेटर्स यानी कि बोल्ड लेटर्स में लिख दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है जितने पार्ट को अंडरलाइंड या फिर बोल्ड उसमें लिखा जाता है, उतने पार्ट के लिए नीचे रिप्लेसमेंट मिलेंगी आपको 3। अगर आप बच्चे बैंक एग्जाम दे रहे हैं तो बैंक में 4 रिप्लेसमेंट आती है क्योंकि उसमें ऑप्शंस 5 होते हैं। और अगर आप किसी भी एसएससी सीडीएस एनडी दे रहे हैं तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं रिप्लेसमेंट के फॉर्म में। कभी कभी एग्जामिनर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन डालता है और कभी कभी वो नहीं डालता, तो उस केस में आपको रिप्लेसमेंट 4 मिलेंगे। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब है जितना पार्ट आपको अंडरलाइन करके दे रखा है उसमें कोई भी किसी भी टाइप की एरर नहीं है, तो वहां पर आप टिक करेंगे नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि जितना पार्ट अंडरलाइन हो रखा है बच्चों उसमें कुछ भी एरर है, तो अब आपको एग्जैक्ट बताना है कि वो पार्ट अंडरलाइन पार्ट एग्जैक्ट किस ऑप्शन से रिप्लेस होगा, यानी कि उस अंडरलाइन पार्ट की जगह एग्जैक्टली कौन सा हम पार्ट यूज करेंगे जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये 11/9/2019 का। सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, ठीक है। तो स्पेशली सेशंस जितने भी लिए जा रहे हैं वो सीजीएल के लिए लिए जा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का टारगेट है कि किसी भी तरह से क्रैक करना हमें सीजीएल एग्जाम, ठीक है। सो पूरी तरह से आपको हेल्प करेगा ये सेशन भी। देखिएगा, इफ यू विशेस टू पार्टिसिपेटिंग एट द नेशनल लेवल गेम्स यू विल हैव टू स्टार्ट गेटिंग कोचिंग इमीडिएटली। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं कि विशेस टू पार्टिसिपेटिंग, पहला तो ये है कि करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। दूसरा, अगर ये इनकरेक्ट है तो इन 3 में से कौन सा ऑप्शन इसको रिप्लेस करेगा, और अगर ये करेक्ट है तो फिर आपका सीधा नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अब आप बच्चे देखो, एक पॉइंट को समझ लेना आप बच्चे, हमने यहाँ पर यू की बात करी है बच्चों। यू की बात करें तो यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। मैंने एसएससी बुलेट पर टेंस की क्लास ली थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने उस क्लास को अटेंड ना किया हो या उस सेशन को ना देखा हो, तो ज़रूर देख लें उस क्लास को। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप बच्चों को ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उस केस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, लेकिन हम बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस तभी लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में लगाना होता है एस और ई एस। बट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे एस और एस, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यू की, तो यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे, हम कभी भी प्लूरल के साथ एस और एस का यूज़ नहीं करते। हमें ये क्लियर हो गया कि नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इट मीन्स इम्प्रूवमेंट की हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें उसको इम्प्रूव करना है। अब पॉइंट आता है कि हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे। तो अब हम इसे डेफिनेटली विशेस है तो विश से रिप्लेस करेंगे। अब विश बच्चों 2 ऑप्शन में आता है, अब रिमेनिंग एक ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है। अगर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए जितने भी हम एलिमिनेशन से करते हैं, आप देखेंगे कि हमेशा करेक्ट आंसर तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों कि हमने यहाँ पर यू देखा, यू
is used as a plural subject, then according to plural subject हम पहचान सकते हैं कि डेफिनेटली हमें यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म गिवन है आपके दो ऑप्शन में, एक तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में और एक आपके थर्ड ऑप्शन में। अब हम किसको टिक करेंगे, तो इसके लिए आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए। वो क्या पॉइंट है बच्चों, कि जब भी आपको टी और टू मिलता है इन इंग्लिश ग्रामर, तो टू अपने साथ अगर वर्ब को लेकर आएगी तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म को लेकर आती है। हम टू के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म, हम टू के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म या फिर हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते। हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे अगर टू फ्रेज की फॉर्म में यूज़ है, जैसे विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू। अगर वो एक फ्रेज के साथ आ रहा है टू, तो हम वहाँ पर जेरेंड का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर, ऐसा नहीं सभी फ्रेजेस के साथ आता है, कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस के साथ हम लोग जेरेंड फॉर्म में यूज़ करते हैं V1 में आईएनजी। अदरवाइज जब भी टी और टू आता है तो उस केस में अगर आपको वर्ब दी होगी तो आपको ध्यान रखना है वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट में आईएनजी को देखा, तो हम इसी आईएनजी को देखकर हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। अब कौन सा ऑप्शन बचता है बच्चों, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, विश टू पार्टिसिपेट at the national level games you will have to start getting coaching immediately। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीजीएल मेंस का, जो 11/9/2019 में पूछा गया है। ये भी आपके सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है बच्चों। पॉइंट क्या आ रहा है कि यू हैव बीन सो अनवेल, हाउ यू फीलिंग नाउ, और एट द एंड लग रहा है आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि अब आपको चेक करना है यू फीलिंग। अब यू की मैं बात करूं बच्चों, यू की मैं बात करूं, यू सब्जेक्ट, यू हमारा क्या है सब्जेक्ट, जो भी फील करने का काम कर रहा है, जो भी परफॉर्मर ऑफ द एक्शंस होते हैं, उन सबको इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे फीलिंग की, तो फीलिंग हमारा क्या है बच्चों, वर्ब। फीलिंग हमारा क्या है बच्चों, वर्ब। फीलिंग हमारा क्या है बच्चों, वर्ब है। इतना क्लियर हो गया। यू हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। फीलिंग हमारा क्या है, वर्ब। अब आप बच्चे एक चीज हमेशा समझ लो, जैसे थर्ड फॉर्म कभी भी आई, हैज, हैव और हैड के बिना नहीं आती। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं आपको लिख के बता देती हूँ। वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं। एक होती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म दो टाइप से यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म एक तो विद हेल्पिंग वर्ब, विद हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है आपकी विदाउट हेल्पिंग वर्ब। एक विद हेल्पिंग वर्ब होती है और एक विदाउट हेल्पिंग वर्ब होती है। सेकेंड फॉर्म की मैं बात करूं, ये हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब होती है। सेकेंड फॉर्म हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि सेकेंड फॉर्म वही यूज होगी जहां पर आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। और थर्ड फॉर्म की बात करें बच्चों, तो ये हमेशा विद हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमेशा विद हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमेशा विद हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आप लिख के प्लीज साइड हो जाया करिए। अब मुझे याद आ जाता है, बीच बीच में बच्चों के मैसेज देखती रहती हूँ, तो इसलिए मैं ज़रूर साइड हो जाया करूँगी हर पॉइंट लिखने के बाद, ताकि आप बच्चे आराम से इसको लिख सकें। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा विद हेल्पिंग वर्ब होती है। अब जो आईएनजी की बात करें, ठीक है, तो ये जैसे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ऐसे ही आईएनजी आती है। आईएनजी का भी यूज हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं होता। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हम यू के साथ, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब लिख रहे हैं, और वो भी आईएनजी में, तो डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। इट मीन्स यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट का केस नहीं है, बिकॉज यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब यहाँ पर दो केसेस आते हैं
कि यू इज फीलिंग, यू आर फीलिंग या आर यू फीलिंग। अच्छा, हमें ये तो क्लियर है कि अगर मैं यू की बात करती हूं तो यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। यू हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट यू प्लूरल है तो हमें क्लियर है इसका यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका यूज कब होता है बच्चों, इस पॉइंट को समझ लेना। इसका यूज कब होगा, इसका यूज होता है जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। इसका यूज होता है जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ये जैसे ही, शी, इट, या फिर हम सिंगल पर्सन के नाम की बात करें, नेहा, स्नेहा, राखी, निखिल, रोहित, तो हम यूज करते हैं हमारा इज। और आर का यूज हम वहां करेंगे बच्चों जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। आर का यूज हम वहां करेंगे बच्चों जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, जैसे यू, वी, दे, और आपके एक से ज्यादा नाम की बात करें। और एम का यूज वहां होगा जब भी हम आई की बात करेंगे। अब यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है कि यू को देखकर क्लियर है कि हमें डेफिनेटली आर का यूज करना है। अब आर दो ऑप्शन में है, एक तो यू आर फीलिंग और एक आर यू फीलिंग। अब कौन सा टिक करेंगे आप, यू आर फीलिंग को या फिर आप आर यू फीलिंग को टिक करेंगे। तो अब आप इस चीज के लिए देखो, यहाँ पे लास्ट में दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क से समझ आ गया कि जो हाउ है, जो हाउ है ये किसका काम कर रहा है, हाउ काम कर रहा है आपके क्वेश्चन वर्ड का। और क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो गया कि अब ये सेंटेंस जो है, ये क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो गया कि अब ये जो सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उस केस में सबसे पहले आपका WH फैमिली वर्ड यानी कि हाउ आएगा, एंड आफ्टर दैट हमेशा हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच, ये सब आपके सबसे पहले यूज होंगे इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनमें। आफ्टर दैट आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद अब आप लिखेंगे सब्जेक्ट, एंड देन आपकी यूज होगी मेन वर्ब। ये आपका होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड एरर, इसको बोलते हैं हमारी स्ट्रक्चर बेस्ड एरर। तो यहां पर कुछ इसी टाइप की एरर है और उसी के बेसिस पे आपको ऑप्शन टिक करना है फोर्थ, एंड यू कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड वन ऑप्शन। आप सेकेंड को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आपका आंसर ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, फोर्थ, आर यू फीलिंग। इज इट क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। हम इसको प्रेजेंट में इसलिए लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे नाउ आ रहा है और नाउ हमेशा प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव एक्शन को बताने का काम करता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 11/9/2019 का, 11/9/2019 का। आपको चेक करना आई एम गोइंग टू सी, जो टू सी लिखा हुआ है वो सही है या फिर वो गलत है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे बच्चों, जब भी कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में फिक्स है कि होगा ही होगा, जो फ्यूचर में फिक्स है कि होगा ही होगा, तो आप उसको हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। उसको यूज करेंगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, और किस तरह से यूज करेंगे, तो वहां पर आपको यूज करना है गोइंग एंड अबाउट के साथ, गोइंग एंड अबाउट के साथ। और जब भी आपको गोइंग और अबाउट मिलता है तो उस केस में आपके टू के साथ यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है जो होने वाला है, जो होने वाला है, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने ही वाला है, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने ही वाला है। जैसे आप बहुत बार कुछ काम कर रहे होते हैं, आप अपने छोटे भाई बहन से, आपके पेरेंट्स भी आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा घड़ी में देखो जरा टाइम कितना हुआ। आपने टाइम देखा, आपने बोला अरे 4 बजने ही वाले हैं।
अरे 4:15 होने वाले हैं, मेरी लाइव क्लास का टाइम होने ही वाला है एसएससी बुलेट पे, है ना। तो एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी, इट है तो इज आ जाएगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी 4:15 PM, इट इज गोइंग टू बी 8 AM। आपसे कोई पूछे अच्छा आपकी एज कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी एज कितनी है, तो आई एम गोइंग, उसकी एज कितनी है, शी इज गोइंग, ठीक है, तो ही इज गोइंग, जितनी भी एज है उसके बाद आप एज बता दोगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम गोइंग और अबाउट का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं और उस एक्शन के लिए करते हैं बच्चों जो आपका इन फ्यूचर में होने वाला है। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड एरर आपके सीजीएल मेंस में आ रखी है, आई एम गोइंग दे रखा है, तो आई एम गोइंग के साथ आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे एंड सी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सी, जिसका मतलब होता है देखना, जिसका मतलब होता है देखना, और सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, एंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो सी, सॉ एंड सीन। तो आप ध्यान देंगे कि अगर हम बात करें टू के साथ सी तो बिल्कुल सही है, और टू के साथ सी सही है, तो इट मीन्स हम इसमें नो इम्प्रूवमेंट को टिक कर देंगे, क्योंकि आईएनजी का यूज हम टू के साथ नहीं करते, टू के साथ सेकेंड फॉर्म एंड टू के साथ हम आईएनजी को भी यूज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, इतना समझ आ गया। सो आप इजिली टिक कर सकते हो, आप नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 11/9/2019, 11/9/2019। When I was a child, I do not like going out to play in the park. अब वो बच्चा था पास्ट में, तो डेफिनेटली उसको नहीं पसंद था बाहर जाकर खेलना पार्क में, तो वो भी पास्ट में ही पसंद नहीं होगा। जब बात हो रही है बच्चा था वो पास्ट में, जब वो पास्ट की बात कर रहा है तो उसको पसंद भी कोई चीज नहीं थी, वो भी तो पास्ट में ही होगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्या ये डू नॉट लाइक करेक्ट है, क्या ये डू नॉट लाइक करेक्ट है। तो अगर मैं डू की बात करूं बच्चों तो डू और डज ये दोनों यूज होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये दोनों यूज होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर हम वॉज की बात करें तो वॉज का जो यूज होता है वो आपके पास्ट में होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, या तो आप अपनी बात को प्रेजेंट में बोलेंगे या फिर आप पास्ट में बोलेंगे। ऐसे नहीं आधा एक्शन तो पास्ट का बता रहे हो और आधा प्रेजेंट का, तो ऐसे कभी भी हम सेंटेंस को यूज नहीं करते। एग्जाम में बहुत बार इस तरह की सीक्वेंस ऑफ टेंस एरर पूछी जाती है, एग्जाम में बहुत बार इस तरह से सीक्वेंस ऑफ टेंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, अगर वो बच्चा पास्ट में था तो नहीं पसंद करता भी पास्ट में था, और नहीं पसंद करता भी पास्ट में था, तो अगेन डू का यूज नहीं होगा। दूसरा, डू के साथ वैसे भी एस और एस नहीं आता, तो और नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगेन डू का यूज हो रहा है। और डू कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमें वहां पर पास्ट का ही यूज करना है। और कौन सा टेंस, इंडेफिनिट ही यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट की बच्चों बात करें, हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इसको समझ लेंगे आप बच्चे। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो जब भी आपको टेंस पास्ट इंडेफिनिट दिया गया हो तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे दो टाइप की चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि सेंटेंस आपका क्या है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट चाहे आपको सिंगुलर फॉर्म में दिया गया हो या फिर आपको प्लूरल फॉर्म में दिया गया हो, आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस बच्चों आपको नेगेटिव दिया गया है या फिर सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव दिया गया है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा या फिर जब भी सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा तो वहां पर आप हमेशा यूज करेंगे डिड। एग्जाम में आजकल बहुत एरर आ रही है सीपीयू में, सीजीएल में, सीएचएसएल में डिड के साथ यूज होने वाली वर्ब को लेकर।
आपको ध्यान रखना है डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बिकॉज डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है, तो इसीलिए कभी भी हम डबल कुछ भी यूज नहीं करते तो डिड के साथ अगेन सेकेंड फॉर्म नहीं आती, इसीलिए डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है और डिड का यूज भी सेम होता है, डिड भी सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और उसके साथ साथ प्लूरल के साथ भी यूज होता है। डिड सिंगुलर के साथ भी होता है, प्लूरल के साथ भी। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को अगर दोनों में से एक निकालना है, ठीक है, कि हम बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ किसको करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक करेंगे, तो ये डिड के साथ यूज होने वाली वर्ब को लेकर ही है। तो लाइक्ड मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड एंड थर्ड, और आपको ध्यान रखना है डिड के साथ ना तो सेकेंड आती है और ना ही थर्ड आती। किसी चीज को पसंद करना, लाइक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लाइक की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड होती है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को। किस ऑप्शन को टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, 11/9/2019 का। My guests doesn't wanted to eat anything since they weren't hungry after the party. अब आपको ध्यान रखना है कि वो हंग्री नहीं थे, किसमें, वर यानी कि पास्ट, ठीक है। तो अब यहां पर हम जैसा सेंटेंस दिया होगा उसी से ही रिलेटेड हमें ऑप्शन चेक करने हैं और उसी के बेसिस पे हमें आंसर ऑप्शन टिक करना है। अभी मैं आपको समझाकर आई हूं कि डू और डज, अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो डू और डज होता है, डज और डू, ठीक है, ये यूज होते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था, डू और डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डू और डज अपने साथ लेकर आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वांट में क्या दे रखा है, ईडी। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, वांट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, किसी भी चीज को चाहना, फर्स्ट, और वांट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वांटेड। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, वांटेड, सेकेंड भी और थर्ड भी। वांटेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और आपकी थर्ड फॉर्म भी है। अब यहां पर आपने डज को देखा और वांटेड देखा तो आपको क्लियर हो गया कि नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा। नो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होगा, बिकॉज हम डज के साथ सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते। अब पॉइंट आता है कि अभी हमने सीखा डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ईडी का यूज नहीं कर सकते, तो ये भी खत्म हो गया। दूसरा, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और एस का यूज नहीं हो सकता, ये भी खत्म। कौन सा ऑप्शन बचा, आपका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज डिडंट वांट टू ईट। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करें तो आप कोशिश करें एलिमिनेशन को यूज करने की। एलिमिनेशन सबसे बेस्ट होता है आपके क्वेश्चंस को करने का, चाहे आप पैराजंबल के क्वेश्चंस करें, चाहे आप इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करें, सबसे बेस्ट होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। आप इनमें भी लगा सकते हो और आप देख रहे हो कि जब एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन करते हो ना तो आपका जो आंसर बचता है वो हमेशा करेक्ट ही बचेगा। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 11/9/2019। प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स। आप बोलते हो ना सारी लाइट्स भाई जला दो, सबके स्विच ऑन कर दो, ठीक है, इन द रूम एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ। अब यहां पर अगर हम बात करें, एज इट्स गेटिंग, अब गेट में हमने आईएनजी देखा, गेट में हमने क्या देखा बच्चों, आईएनजी, तो गेट से गेटिंग बना। तो हमें यहां पर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम बात करें, यहां पर एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, वो क्या है बच्चों, कि यहां पर डेफिनेटली इससे पहले क्या आएगी, वर्ब, क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब है, तो यहां पर वर्ब चाहिए, बीच में कौन सी हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको लेकर डाउट रहता है, तो मैं आपको बता दूं, दो चीजें आती हैं। एक होता है बच्चों ये वाला IT जो अभी दे रखा है एपोस्ट्रोफी S, ऊपर की साइड जो यूज होता है इसको बोलते हैं हमारा एपोस्ट्रोफी। अगर एपोस्ट्रोफी के साथ हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये इट इज है।
और अगर आपको एपोस्ट्रॉफी के बिना एस दे रखा है तो इसका मतलब हुआ ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन का केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो आप बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर आपको वर्ब से पहले दे रखा है इट्स, यानी कि वर्ब से गेटिंग से पहले हमें क्या दे रखा है, IT एपोस्ट्रॉफी एस, तो इट मीन्स ये हमारा इट इज है, इसी को बोलते हैं हमारा इट इज, इसको क्या बोलते हैं हमारा इट इज। आप इसको लिख भी सकते हो, दैट इज इट इज। तो इट इज जब हमें बिल्कुल सही दे रखा है तो हमें किसी और पॉइंट की जरूरत नहीं है, किसी और पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या टिक करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। वॉज, वर, ये दोनों पास्ट को बताते हैं, ये दोनों पास्ट को बताते हैं, ठीक है। और बात हो रही है स्विच ऑन दी ऑल द लाइट्स इन द रूम, बिकॉज नाउ आ गया, और नाउ तो प्रेजेंट की बात करता है, तो प्रेजेंट में हम पास्ट का यूज नहीं कर सकते और प्रेजेंट में हम फ्यूचर का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड टिक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अब पॉइंट क्या आता है कि व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया शी हैड टू गेट यूज ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। अब यहां पर पॉइंट है हैड टू यूज, had to get used driving। अब had to के साथ अगर हम बात करें you have to do, आपको ये करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। अब उस केस में अब यूज के साथ ड्राइविंग, तो आपको ध्यान रखना है कि ड्राइव में क्या लग रहा है, ING, और ड्राइव में जैसे ही आपने ING को देखा तो आप उस केस में ध्यान रखेंगे, उस केस में अगेन भाई यूज भी वर्ब, ड्राइविंग भी वर्ब, गेट भी वर्ब, क्या इतनी सारी वर्ब्स एक साथ आ सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ पर ड्राइव में ING लग रहा है तो ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, तो ये डेफिनेटली काम कर रहा है जेरेंड का, और अगर ये जेरेंड का काम कर रहा है तो उस केस में हम यूज नहीं यूज्ड टू का, यानी कि हम यूज करेंगे यूज्ड टू का, ये आपकी पार्शियल मॉडल होते हैं, जिसका मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ के आदी होते हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आप किसी चीज़ के हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो वहाँ यूज्ड टू आता है। और यूज्ड टू किस ऑप्शन में दे रखा है, तो दो ऑप्शन में दे रखा है, एक तो फर्स्ट में और एक सेकेंड में। बट यूज्ड टू अपने साथ जेरेंड को लेकर आता है फ्रेज फॉर्म में, तो जेरेंड का मतलब होता है V1 में ING, तो हम उसमें एस और एस का यूज नहीं करेंगे एंड रिमेनिंग ऑप्शंस को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो हमारा जो आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड है। तो यहाँ पर हम टू गेट यूज ड्राइविंग की जगह लिखेंगे टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग, टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? आई होप आप सभी बच्चों को हर पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, आपको जो भी अवसर मिले लाइफ में, आपके रास्ते में जो भी अवसर आए, CHSL आए उसे भर दो, CGL आए उसको भर दो, CPO आए उसको भर दो अगर भर सकते हो, ठीक है। वो चेक कर लेना, CPO में कुछ स्पेशल चीज़ें की ज़रूरत होती है, आपका फिजिकल उसमें रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर MTS आता है, MTS, जो भी आपके रास्ते में अपॉर्चुनिटीज आते हैं, आपको उन सब का लाभ उठाना चाहिए। अवेल मतलब होता है टू टेक एडवांटेज, किसी भी चीज़ का लाभ लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ का एडवांटेज लेना, उसी को बोलते हैं हमारा अवेल। आप बच्चे ध्यान रखेंगे अवेल ऑफ, अवेल के साथ ऑफ आता है, ये बिल्कुल क्लियर है। अवेल अपने साथ, आप देखो किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, तो इसके लिए आप एक पॉइंट समझेंगे। अवेल की बच्चों बात करें, अवेल के साथ हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अवेल के साथ साथ कुछ और भी वर्ब्स है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर आती है, जैसे आपका चॉक जिसका मतलब होता है गला जाम होना, ठीक है। प्राइड जिसका मतलब होता है जैसे आप सिलेक्शन होगा तो आपको डेफिनेटली अपने ऊपर क्या फील होगा, प्राइड होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर आती हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। तो एक होता है बच्चों आपका सब्जेक्टिव केस जो आपके सब्जेक्ट का काम करे, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस जो आपके ऑब्जेक्ट का काम करे।
और उसी तरह से एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव को हमेशा यूज किया जाता है आपके परफॉर्मर के अकॉर्डिंग, जो भी काम को करने वाला है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे ही का हिम, और इसका रिफ्लेक्सिव होता है हिमसेल्फ। शी का हर और हर सेल्फ। आई का मी, माई सेल्फ। यू का यू और योर सेल्फ। दे का देम, दे का देम और themselves। ठीक है, ऐसे ही आता है वी का अस और ourselves। ऐसे ही आता है वन का वन और वन सेल्फ, इट का इट और इट सेल्फ। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी हम बात करते हैं अवेल की, तो अवेल में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि रिफ्लेक्सिव जो होते हैं वो हमेशा यूज होते आफ्टर वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू बी यूज्ड आफ्टर वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा वर्ब के बाद होता है, और ये हमेशा परफॉर्मर के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ठीक है, आई दिया है तो आप माई सेल्फ लिखेंगे, यू दिया है तो योर सेल्फ लिखेंगे। अच्छा, सपोज आपको निखिल दिया है तो आप हिमसेल्फ लिखेंगे। निखिल इज अ केस ऑफ सिंगुलर बॉय, और सिंगल बॉय के लिए हम यूज करते हैं ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ। अगर आपको स्नेहा दिया है तो स्नेहा इज अ सिंगल गर्ल, तो शी का हर सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें कोई वहां नहीं दे रखा सब्जेक्ट, तो अब अपॉर्चुनिटी किसके पास आ रही है, योर वे, तो योर का मतलब हो गया यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लिखना है आपको, योर सेल्फ, और इसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक करेंगे फोर्थ, एंड यू कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शंस। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द सिक्स्थ सेंस स्टारिंग ब्रूस विलिस was a great success but doesn't win all Academy Award as expected। कि जितना एक्सपेक्टेड था उतने अवार्ड्स नहीं जीते। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 13/9/2019 का। अब यहां पर डजंट विन ऑल करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। अब अगेन डज की बात करें तो डज जो है बच्चों वो आपके कौन से टेंस को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। कौन से टेंस को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं सक्सेस किस में थी, पास्ट में, बिकॉज वॉज जो है वो पास्ट केस को बताता है। आज हमने सीक्वेंस ऑफ टेंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पढ़े हैं, और हम पास्ट को देखकर क्या प्रेजेंट का यूज करेंगे, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नहीं होगा। हमें डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा क्या, पास्ट टेंस। और पास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, अब वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में आती है, लेकिन हमें सेंटेंस किस में दे रखा है, नंट यानी कि नेगेटिव फॉर्म में। तो नेगेटिव फॉर्म में हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, एक ही दे रखा है, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा बच्चों, सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ईच ऑफ द नोटी बॉयज वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। अब देखो इसका एक मैं आपको एक पॉइंट समझा देती हूँ कि जब भी आप बच्चों को ईच एंड आफ्टर दैट आपको ऑफ दिया हो, आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में 2 टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो नाउन को लेकर और दूसरा उनके साथ यूज होने वाली वर्ब को लेकर। आप ध्यान रखेंगे ईच, एवरी, वन, विच, ये सिंगुलर है और ये सब काउंट हो सकते हैं। ठीक है,
और काउंट हो सकते हैं, तो यानी कि नाउन हमेशा इनके साथ काउंटेबल आएगा। काउंटेबल का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा केस जिसको आप 1 2 3 की फॉर्म में काउंट कर सकते हो, एक ऐसा नाउन जिसे आप 1 2 3 की फॉर्म में काउंट कर सकते हो, तो वो होते हमारे कैसे नाउन, दो टाइप के, एक होते हैं सिंगुलर और एक आपके प्लूरल। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ईच के साथ ऑफ दे रखा है तो वहां पर नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा, बट हमेशा काउंटेबल प्लूरल आएगा। यानी कि ईच ऑफ अपने साथ हमेशा पीसीएन को लेकर आता है, हमेशा पीसीएन को लेकर आता है। और उस केस में अगर ईच के साथ आपको ऑफ दिया हो, ईच के साथ अगर आपको ऑफ दिया हो, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पर वर्ब हमेशा बिफोर ऑफ जो केस दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। एंड ईच जो है वो कैसा नंबर है, सिंगुलर, और इसी के अकॉर्डिंग आप हमेशा जो वर्ब को यूज करेंगे वो हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर। एसवी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब, एसवी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब, तो उस केस में आप हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, ईच ऑफ के साथ हमें बॉयज दिया हुआ है, ठीक है, आफ्टर दैट हमें वर्ब पनिश्ड दे दिया है। अब मैं बात करूं बच्चों वॉज की, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वॉज का यूज होता है सिंगुलर के साथ, और सेम टेंस में वर का यूज होता है जब भी सब्जेक्ट आपको प्लूरल दिया हो। अब यहां पर हम इसके बेसिस पे एक चीज तो पहचान सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस का ही है 2022 का, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का ही है 2022 का। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, हमें ये क्लियर हो गया कि हमें वॉज का यूज करना है सिंगुलर के साथ और वर का यूज करना है प्लूरल के साथ। हमें ईच के अकॉर्डिंग वर नहीं लगाना है, वॉज लगाना है। अब हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, एक तो नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि भाई वर नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों वर्ब नहीं आएगा इसलिए नो इंप्रूवमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा वर्ब पनिश हो जाएगा, अगेन वर्ब प्लूरल वर्ब है। अब दो ऑप्शन में हमें दे रखा है वॉज, एक तो थर्ड ऑप्शन में और एक आपके फोर्थ ऑप्शन में, दोनों में ही आपको वॉज दे रखा है और हमें क्लियर है कि वॉज का यूज होना है। लेकिन पॉइंट एक है कि एक में हमें थर्ड फॉर्म दे रखी है और एक में हमें आईएनजी फॉर्म दे रखी है। तो अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि वॉज और वर की मैं बात करूं बच्चों, तो अब आप इस चीज को समझ लेंगे, वॉज और वर अपने साथ दो फॉर्म्स को लेकर आते हैं, वॉज और वर के साथ दो फॉर्म यूज होती हैं। एक आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, V1 में आईएनजी, और एक आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं बच्चों आईएनजी की, तो आईएनजी तब यूज होगी जब आपको सेंटेंस दिया होगा एक्टिव, जब आपको सेंटेंस दिया होगा एक्टिव, और थर्ड फॉर्म का यूज वहां होगा जब सेंटेंस आपको दिया होगा पैसिव। ये आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। आप V1 में आईएनजी का यूज वहां करेंगे जब सेंटेंस आपको कैसा दिया होगा एक्टिव, और थर्ड फॉर्म का यूज वहां करेंगे जब सेंटेंस कैसा दिया होगा आपको बच्चों पैसिव दिया होगा। अब यहां पर बच्चे क्या खुद पनिश्ड होंगे, पनिश करने वाला कोई और है? डेफिनेटली पैसिव वॉइस का केस होगा, और पैसिव वॉइस के केस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। तो उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक करेंगे, फोर्थ को आप थर्ड को एलिमिनेट कर देंगे। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आपके सीजीएल एग्जाम की, तो बहुत जल्दी आपका सीजीएल एग्जाम आने वाला है, और स्पेशली जो सेशंस रखे जा रहे हैं वो उसी को ही कंसिडर करके रखे जा रहे हैं। बैक टू बैक एग्जाम से लग के तैयारी करो, ठीक है, बहुत ही गोल्डन ईयर है, और बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चांस मिल रहा है कि बैक टू बैक एग्जाम्स हैं, और तैयारी के साथ अगर आपको इतने सारे एग्जाम्स देने को मिल रहे हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आप बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो मैं आप बच्चों को बता दूं ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में चलती हैं, एसएससी बुलेट की, ये आपका कांटेक्ट नंबर है, तो अगर आप बच्चे चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके ऑनलाइन बैच की डिमांड कर रहे हैं, तो ऑनलाइन बैच भी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। सभी बच्चों के पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप सभी बच्चों को, कि वो किस डेट में स्टार्ट होगा और कौन सा बैच स्टार्ट करेंगे, हम प्रैक्टिस बैच या पहले फाउंडेशन बैच, तो सबकी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और
मैथ्स की क्लासेस भी चलती हैं एसएससी बुलेट पे। मैथ्स स्पेशल पढ़ाते हैं अनुज वशिष्ठ सर ऑफलाइन में भी, और आपके एसएससी बुलेट पर ऑनलाइन में भी स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की क्लासेस अनुज सर। बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे आपके मैथ्स की क्लासेस। बाकी इंग्लिश ऑफलाइन में भी मैं ही पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन में भी मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, और बैच जो आएगा उसमें भी मैं ही आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। बैक टू बैक एग्जाम्स है तो तैयारी भी करनी है, लग के तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।